मेरी बाबा साहब के साथ यात्रा एक संयोग की यात्रा है। एक संयोग के नाते ही मुझे 2002 में पहली बार बाबा साहब पर एक प्रोजेक्ट मिला, उन पर काम करने का अवसर मिला। और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस महामानव के साथ तो समाज ने न्याय ही नहीं किया है। न उनकी लेखनी के साथ न्याय किया, न उनके ग्रंथों के साथ न्याय किया, न उनकी ज्ञान की अनंत ऊंचाइयों के साथ न्याय किया, न ही उन्होंने जो समाज संवर्धन का, समाज सुधार का जो कार्य किया, ना उसके साथ न्याय किया। और उस दिन से विश्वास मानिए, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि बाबा साहब के उन पहलुओं का जिक्र किया जाए जिनका उल्लेख सामान्य तौर पर बहुत कम लोग करते हैं, या करते भी हैं तो शायद एक पर्सपेक्टिव में ढाल करके नहीं करते हैं। तो आज कुछ प्रयास मैं आप सबके समक्ष अवश्य करूंगा। सहमति असहमति बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन किसी एक आख्यान में, किसी एक संगोष्ठी में, किसी एक 40 मिनट 30 मिनट के संबोधन में बाबा साहब का एकांश भी नहीं छुआ जा सकता है। तो इस नाते मैं जब अपनी बात शुरू कर रहा हूं तो उसकी पृष्ठभूमि में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, रमाशंकर अग्निहोत्री की 2 वॉल्यूम्स पर किताब है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उसकी प्रस्तावना लिखने के लिए उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को संपर्क किया। हम सभी मानते हैं कि जब प्रस्तावना लिखनी चाहिए या विषय प्रवेश लिखना चाहिए तो विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अटल जी ने उस प्रस्तावना में बहुत खूबसूरत शब्द कहे हैं और उन शब्दों को पढ़ करके बार बार एहसास होता है उस महामानव के साथ, उनके ग्रंथों के साथ जिस निष्प्रहता से अध्ययन होना चाहिए आज कम हो रहा है। मैं अटल जी को कोट करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर को उनकी समग्रता में देखने का कठिन कार्य अब तक भी पूरा नहीं कर पाया हूं। शायद यह कार्य कभी पूरा होगा भी नहीं। केवल इसलिए नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू इतने गहरे हैं कि उनकी थाह पाना मुश्किल है, बल्कि इसलिए भी व्यक्तित्व या घटनाक्रम को जो उसकी पूर्णता में देखकर निष्कर्ष निकालने का कार्य, कितनी ईमानदारी से अटल जी कहते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ निष्कर्ष निकालने का जो कार्य है वह अब अधिकाधिक कठिन होता चला जा रहा है। इसके लिए जिस वस्तुपरकता और निष्प्रहता की आवश्यकता होती है वह अभाव के रूप में मिलती है। कितना बड़ा कटाक्ष इन सामान्य शब्दों में श्रद्धेय अटल जी राजनैतिक समाज और विद्वत समाज पर करते हैं कि जिस निष्प्रहता की, जिस वस्तुपरकता की आवश्यकता होती है शायद वह धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर, वो आगे लिखते हैं, वो बड़ा सा प्रीफेस है, उसमें से कुछ अंश मैंने निकाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के उन महारथियों में से हैं जो काल के कपाल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं,
जिनके जुझारू जीवन और अनवरत संघर्ष से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ियां सामाजिक समता तथा न्याय की मशाल जलाकर अंधकार की शक्तियों से निरंतर लड़ती रहती हैं। वे सामाजिक क्रांति के संघर्षशील अग्रदूत थे। उनका मत था कि दलितों का संघर्ष राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का संघर्ष है और एक बार यदि यह भागीदारी मिल गई तो सामाजिक न्याय के आधार पर सामाजिक संरचना का कार्य सरल हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी 7 मई 1994। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो बाबा साहब का अध्ययन क्यों जरूरी है, उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए बाबा साहब के संदर्भ में कहा था। और जब आप संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़ेंगे तो तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब बाबा साहब को पृष्ठभूमि भी नहीं पता है, एकाएक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको खड़ा कर देते हैं कि अब आप इसको डिफेंड करिए। अब सोचिए, कार्यवाही शुरू हुई, डॉक्टर साहब को पता भी नहीं आज मुझे इस विषय पर बोलना है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी क्षमता से, उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित थे, परिचित थे कि वो तुरंत उनको कह देते थे और वे उस विषय के साथ पूरा न्याय करते थे। जो भी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से या कह लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से जो भी प्रस्तावित किया गया, उसको एकमेव व्यक्ति ने अगर डिफेंड किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, राजनीति के, जब मैं राजनीति कह रहा हूं तो पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए सभी लोग, और जब मैं राजनीति कह रहा हूं तो सोशल साइंस प्राइमरीली, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, राजनीति के सभी छात्रों को, यानी जो पॉलिटिक्स में उनको छात्र की संज्ञा दे रहे हैं, राजनीति के सभी छात्रों को चाहिए कि संविधान परिषद में डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए भाषणों को बड़े ध्यान से पढ़ें और असाधारण प्रतिभा और दूरदृष्टि के धनी इस महापुरुष के गहन अध्ययन से लाभ उठाएं। उनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन के पद की यात्रा है, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर स्वयं ही कहते हैं, अपने आखिरी संभाषण में कहते हैं, I came to this Constituent Assembly with no greater aspirations than to safeguard interest of the scheduled castes. I am greatly surprised when Assembly elected me to the drafting committee. वो कह रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित था कि जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चुना गया। फिर आगे कहते हैं, I am more than surprised when drafting committee elected me to be its chair. मैं और ज़्यादा अचंभित हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया, और ये तब जब उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कृष्णा अलादी अय्यर जैसे तमाम लोग बहुत योग्य हैं। और यहां पर मैं टीटी कृष्णमाचारी का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। टीटी कृष्णमाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स का नाम लिखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का हिस्सा है, और बताते हैं कि एक व्यक्ति का इंतकाल हो गया, उसकी जगह रीनॉमिनेशन नहीं हुआ। 2 लोग बहुत बीमार हो गए,
उनका रिप्लेसमेंट नहीं दिया, मीटिंग में ही नहीं आए। 2 सुदूर दक्षिण भारत के थे, वो चले गए, पुनः मीटिंग में नहीं आए। बचा एक व्यक्ति, और वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये दुष्कर कार्य इस भारत राष्ट्र को एक करने में, समत्व देने में, समता देने में, समानता देने में, या कहें इसकी विरासत को संजोने का एक महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा हुआ। इस नाते टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं कि पूरा का पूरा संविधान बनाने का श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। जिन साथियों को पढ़ना हो कि टीटी कृष्णमाचारी, सबसे अच्छा तरीका है भारत सरकार की साइट पर जाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट फ्री में मिलती हैं, उसको डाउनलोड करिए, उसको वर्ड्स फाइल में कन्वर्ट कर दीजिए, टीटी कृष्णमाचारी टाइप करिए, अपने आप जो जो उन्होंने कहा सब चला आएगा। इतने काम बाबा साहब ने किए हैं कि उसका परिचय आज तक समाज को नहीं हुआ है। और जब मैं एक बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में बाबा साहब, मैं कई बार मजाक में माननीय कुलपति जी कहता हूं कि गांधी जी की बकरी तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, बाबा साहब की बकरी पे तो ध्यान ही नहीं गया। उनकी रात्र की पढ़ाई तो उसी बकरी के साथ होती थी। जिस तरह का हमारा सामाजिक परिवेश है, पशुओं को अगर, पालतू पशुओं को अगर घर के बाहर बांध दीजिए तो कोई चुरा ले जाता था। पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा, वो छोटा सा बालक कोने में बैठ करके पढ़ रहा, और उसके साथ में वो जीव बकरी, जिसको वो सहलाते हुए, खेलते हुए पढ़ते रहे होंगे, उसका तो जिक्र ही नहीं किसी ने किया, और दूध भी पीते रहे होंगे। तो हमने एक की बकरी को तो ऐसा मान दे दिया, ऐसा उल्लेख कर दिया, दूसरे जिसके बचपन के साथ वो चली, जिसने अपना बचपन गुजारा उसके साथ, उसका तो उल्लेख भी नहीं करते। आज पर्यावरण की बड़ी चिंता होती है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक बड़ा खूबसूरत शास्त्र नागर जी का छापा है, उसमें कुछ लेख मिलता है कि बाबा साहब को पौधों का बहुत शौक था। जब भी उनको अवसर मिलता था तो कई बार तो अपनी बचाई हुई जेब खर्ची से भी पौधे खरीद करके ला करके रोपने का प्रयास करते थे। क्या हमने अपने विद्यालयों में बाबा साहब का ये गुण बताया? जीव के प्रति उनका जो ममत्व था, जो लगाव था, उसके बारे में बताया? क्या पर्यावरण के प्रति उनका जो लगाव बचपन से था, क्या उसके बारे में बताया? अगर बताते तो शायद पर्यावरण की दृष्टि भी अलग होती, जीव के प्रति ममत्व की दृष्टि भी अलग होती। लेकिन मैंने कहा ना कि इन महापुरुषों को भी हमने अपने अपने खांचे में बांट लिया। सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए, इन महापुरुषों को आपस में बांटना बंद करिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। गांधी जी का एक सूक्त वाक्य है, अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। गांधी जी जब ये बात कह रहे हैं तो उस पूरे भारतीय समाज में, जिसमें धार्मिकता बहुत प्रमुख है, उसमें अपने सपोर्ट बेस को वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये जो कार्य करते हैं ये भगवान के प्रति भी अपराध है, मानवता के प्रति भी अपराध है, इस नाते छुआछूत से बचिए। बाबा साहब जब ये बात कर रहे हैं तो उस वर्ग विशेष को चैतन्य कर रहे हैं, उसको जागरूक कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। दोनों के फलक अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक जैसा है। मैं कई बार आख्यानों में जाता हूं तो मुझे दोनों महापुरुषों को आमने सामने करते हुए लोग बहुत नजर आते हैं। मेरा ये मानना है कि पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगर आप पढ़ेंगे और बाबा साहब के शब्द वहाँ आप पढ़ेंगे
तो आपको लगेगा कि इन महापुरुषों में हमने बेजा ही टकराव ढूंढना शुरू कर दिया। एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी बननी थी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी गांधी जी के पास गए और उन्होंने जो नाम प्रस्तावित किया उसमें सर्व प्रमुख नाम था सर आइवर जेनिंग्स का। गांधी जी ने एक पल गंवाए बिना ही कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, वी डू हैव आवर ओन आइवर जेनिंग्स, हमारे पास अपना व्यक्ति है। और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम प्रस्तावित किया। क्यों प्रस्तावित किया? किसी एक मंच पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ गांधी जी का जो संसर्ग है या विमर्श है वो गोलमेज सम्मेलन है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के जो डिस्कोर्स हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रखरता से अपनी बात गांधी जी के सामने रखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, गांधी जी से अपनी असहमतियों को भी रखते हैं। और एक जगह तो क्लेम भी करते हैं, इन सम ऑफ द इश्यूज आई वॉज 200 टाइम्स अहेड देन मिस्टर गांधी। मैं लगभग 200% अधिक आगे बढ़ करके उस विषय पर बात कर रहा था, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जेल में थे। लेकिन आप देखिए, जैसे ही अवसर आया गांधी जी ने बाबा साहब का नाम प्रस्तावित किया। और मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, हम लोगों को पढ़ाया गया अरिस्टोटल वो पहला विद्वान था जिसने 158 संविधानों का, लिखित अलिखित परंपरागत संविधान थे, उनमें से 158 संविधानों का अध्ययन किया और सरकार का एक त्रयी स्वरूप उसने पूरी दुनिया के समक्ष रखा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी खुद क्लेम नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संविधान सभा में तमाम देशों के संविधानों का उद्धरण दिया, वो संख्या बनती है 60। Such a person who was known to 60 constitutions of the world। जब आप स्रोतों की बात करेंगे तो कहीं आयरलैंड दिखेगा, कहीं साउथ अफ्रीका दिखेगा, कहीं अमेरिका दिखेगा, कहीं ब्रिटेन दिखेगा, कहीं जर्मनी दिखेगा। ये वो संविधान के स्रोत हैं जहां से हमने अपने संविधान में मदद ली है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में आप कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो 60 देशों के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख बाबा साहब करते हैं। और जिस तरह के वो रिसर्चर हैं, जिस तरह के वो शोधार्थी हैं, उनके उस सद्गुण को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनको इन सभी 60 संविधानों का विशद ज्ञान था। तभी वो भारत को इतना समग्र, समेकित, सब कुछ समा लेने वाला एक बड़ा संविधान दिया है। पूरी दुनिया का सर्वाधिक बड़ा संविधान है, लचीला भी है, दुरूह भी है। संवैधानिक संशोधन होते रहेंगे, लेकिन जो मौलिक ढांचा उन्होंने बना करके ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से दिया वो बदस्तूर इसी रूप में जारी रहने वाला है। और मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का 2017 का वो आख्यान का एक अंश ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि इस संविधान को बदल देने की जो सोच है वो आत्महत्या करने जैसी सोच है। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से समाज की सेवा की है, किस तरह से एक ऐसा संविधान हमको दिया है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक विषय जो बहुत कम उठाया जाता है, बाबा साहब की जो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ पर किताब है, जो उनकी थीसिस 1918 में उन्होंने पूरी की थी,
पैसे के अभाव में वो सबमिट नहीं हो पाई, क्योंकि जितनी कॉपियाँ उसके लिए चाहिए थीं। आज भी जब हम एमफिल और पीएचडी करते हैं तो 6 कॉपियाँ सबमिट करनी पड़ती हैं। सर चेक तो 2 ही होती हैं, तो 6 क्यों जमा करवाते हैं? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं भी प्रशासन का हिस्सा हूँ, बदलाव मैंने भी नहीं किया है, प्रस्तावित भी नहीं किया है, लेकिन 6 क्यों? बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे कि वो 6 कॉपियाँ जाएं, और जब वो पैसे हुए तब उन्होंने भारत से वो प्रयास करके पुनः भिजवाया। उनके प्रोफेसर्स ने पूरा साथ दिया और फिर उनकी डिग्री उस पर अवॉर्ड हुई। उस पुस्तक के 100 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। उस पुस्तक पर परिचर्चा जरूर होनी चाहिए। उस पुस्तक पर विशद अध्ययन शालाएं शुरू की जानी चाहिए। भारत भूषण जी बता रहे थे कि आपने 15 दिन का सत्र रखा, तो मेरा आग्रह आपसे रहेगा सिर्फ उसका वाचन रख दीजिए, एक एक चैप्टर का वाचन रख दीजिए और किसी विशेषज्ञ को बुला करके उस पर चर्चा रख दीजिए। जो बाबा साहब ने उस पुस्तक में कहा है, आज भी बहुत कुछ होना बाकी है। और जब मैं कह रहा हूँ तो 2 प्रश्न वहीं से उठाऊंगा जो आपके साथ साझा करूंगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जिस पर चर्चा कम होती है। एक प्रश्न बाबा साहब उठाते हैं कि कृषि को प्राथमिक उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। क्या अब तक मिला? हमारी जरूरतें कृषि पूरी करती है। अगर किसान हमारे लिए अनाज न उगाए तो दिल्ली जैसे शहर में हम बैठ करके न अपनी सब्जी की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, न खाद्यान्न की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो कृषि को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिले, ऐसा 1916 में बाबा साहब ने अपने एक लेख में लिखा था, और वो लेख पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी वॉल्यूम 1। और उसमें जो उन्होंने विषय उठाया था, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। भारत में किसान की जोत, उसके खेत छोटे होते चले जा रहे हैं। और बड़ी कंट्रास्टिंग बात वो कहते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश में जहां 2% खेती योग्य जमीन है, जो अपनी जरूरत का उस खेती योग्य जमीन से लगभग 11% पैदा करता है, वह छोटा देश तमाम वैयक्तिक समस्याओं के बाद, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स के बाद, इंडिविजुअलिज्म के बाद भी अपने खेतों का आकार बड़ा बनाए रखने में सफल हुआ है। It's a success story of Britain. Only 2% land, 11% production of their requirement, and bigger holdings protected by themselves. अब सोचिए जरा, भारत में आइए, हम अपने यहां परिवार के विघटन के साथ साथ उस जमीन के स्वरूप को छोटा करते चले गए। जब जोत छोटी हो जाती है तो बड़े कृषि उत्पादन कम होते चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वह उत्पादन अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों तक सीमित हो जाते हैं। आप जरा सोच करके देखिए, 1916 में बाबा साहब कह रहे हैं अगर यह किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक सीमित हो गया तो फिर पूरे समाज की खाद्यान्न की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। हरियाणा, पंजाब जैसे कुछ राज्य हैं जिनकी जोत बहुत बड़ी है, जहां किसानों के पास जोत बड़ी है, उत्पादन अधिक होता है, लेकिन आप तमाम राज्यों में चले जाएं, जोत छोटी होती चली जा रही है। और उस जोत छोटी होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का संवर्धन, और जो जॉइंट फैमिलीज़ थी, जो संयुक्त परिवार थे, उनका अपवर्धन, उसमें क्षरण। अगर बाबा साहब की बात मान ली जाती तो जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, शायद उसको बचाने में भी वैचारिक मदद मिलती। उसके आर्थिक पहलू को अगर उन परिवारों के समक्ष रखा जाता
तो शायद स्वार्थपरता की जगह लंबी जोत को, उस धरोहर को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान होता। ये पक्ष में उनका आपके समक्ष रखना चाहता था। तो इस नाते बाबा साहब का एक एक ग्रंथ, उनके द्वारा उठाए गए एक एक विषय इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर आप उन पर चिंतन मनन शुरू करेंगे तो लगेगा कि हमने पिछले 100 वर्षों में बहुत कुछ ध्यान ही नहीं दिया है। एक और बात, अर्बनाइजेशन पर, साइक्लिक इकोनॉमी पर। अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को मदद के रूप में पूरे साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। देखने में यह अमाउंट बड़ा छोटा है, राजनीति भी हो सकती है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ज़्यादा मिलना चाहिए, कम क्यों दे रहे हो। किसान को आज भी उसकी उपज का पैसा नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहब इसी 1918 के ग्रंथ में कहते हैं अर्बनाइजेशन एसेंशियल है, शहरीकरण एसेंशियल है, आवश्यक है। माइग्रेशन फॉर अपलिफ्टमेंट टू द फैमिलीज एंड प्रोफेशन बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब वो शहर में जाकर के कुछ अर्न करेगा तो अपने परिवार के पास पैसा वापस भेजता है। आज भी जो परिवार गांव से जुड़े हुए हैं वो अपने बारे में सोच करके देखेंगे तो आज भी शहरों में रहते हुए कुछ कुछ आर्थिक मदद हम अपने परिवारों को भेजते हैं, जिससे कृषि करने में या उनकी ज़रूरतों में हम अपना सहयोग देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सजेस्ट मेक इट साइक्लिक एफर्ट। वो कहते हैं कि इसको एक निर्बाध प्रक्रिया के रूप में विकसित करिए कि आप शहरों में अर्न करके कुछ पूंजी नियमित रूप से अपने घरों को भेजिए, जिससे वहां पर एक आर्थिक संचारी व्यवस्था चलती रहे। सेंट्रलाइजेशन टू द अर्बन सेंटर्स का बाबा साहब विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमको सब अर्बन सेंटर्स बनाने चाहिए, हमको छोटे छोटे औद्योगिक नगर बसाने चाहिए, जिससे उनका लाभ पूरे समाज को हो सके। आप देखिए दिल्ली पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मुंबई पर दबाव बढ़ता जा रहा है, चेन्नई पर दबाव बढ़ता जा रहा है, बेंगलोर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कोलकाता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग उद्योग धंधों के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरियों के लिए इन बड़े शहरों की बात करते हैं, इनकी तरफ आते हैं। उज्जैन जैसा शहर जब राजा हर्ष ने बसाया था कुंभ के लिए, तो मात्र 20,000 लोगों के लिए बसाया था। आज भी वो शहर कई लाख लोगों की आवश्यकता पूरी कर रहा है। तो बाबा साहब इस नाते कहते हैं सब अर्बन सेंटर्स बनाइए, उसकी व्यवस्था ऐसी कीजिए जिससे वो आने वाले कई 100 वर्षों तक लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे। और जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो वहीं से ये लिया गया होगा। और कई बार तो मैं जब सरकार की नीतियां देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है बाबा साहब का। निष्प्रिय होगा, वस्तुपरक होगा कि नहीं होगा, वो सवाल उठ सकते हैं, लेकिन बहुत गहराई से अध्ययन करके जो योगदान समाज को मिलना चाहिए बाबा साहब का, पूरी तरह से तो नहीं मिला, लेकिन आज भी सरकारें उस पर प्रयास कर रही हैं। और जब मैं उनके रेलेवेंस के बारे में सोचता हूँ तो आप ये सोच करके देखें कि कौन ऐसा है जो आज उनसे छूता है। आप सोच करके देखिए उनकी बचपन की यात्रा, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ, जिनके साथ भेदभाव हुआ, आज उनके विचारों से कोई भी अछूता नहीं है। आज राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उनके विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकता। पॉलिटिकली करेक्ट रहने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास हमको बार बार बताता है कि बाबा साहब के साथ भी न्याय नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के लगभग 34 वर्षों के बाद उनको भारत रत्न मिला। कैसे मिला, किस रूप में मिला, उसकी भी एक राजनीति है। उस राजनीति में जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न
तो बाबा साहब के बारे में, उनके मतांतरण के बारे में उठाए जाते हैं, मैं वहाँ चलता हूँ। बाबा साहब की एक मान्यता है कि भारत का समाज धार्मिक समाज है। हम सभी शिक्षा संस्थान में बैठे हैं, अपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि समाज को बेहतर दें। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, और ऐसी ही बात, धार्मिक शिक्षा नहीं, धर्म की शिक्षा, धार्मिकता की शिक्षा नहीं, रिचुअलिज्म की नहीं। वो रिचुअलिज्म को भी विरोध नहीं करते। श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब बड़ी साफगोई से कहते हैं कि मुझे तो कोई ऐसी धार्मिक व्यवस्था नहीं मिली जिसमें रिचुअलिज्म ना हो, और उसका माध्यम है। इस नाते रिचुअलिज्म को सिर्फ रिचुअलिज्म का करके नकार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे के कारणों का भी अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहब भारतीय समाज के लिए धर्म को आवश्यक मानते हैं, और जब उनको अपनी परेशानियों के चलते, अपनी समझ के चलते, अपने अनुभवों के चलते लगा, तो उन्होंने नास्तिकता का सहारा नहीं लिया, आस्तिकता का सहारा लिया। भारतीय समाज को बनाने में धार्मिकता का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बाबा साहब उसको स्वीकार करते हैं। गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हमको भारत में धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, किसी पूजा पद्धति की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसमें पूजा पद्धति एकांश हो सकता है, लेकिन अगर उनकी बात मान ली जाती, शिक्षा संस्थानों में वो हमारे करिकुलम का, सिलेबस का हिस्सा बन गया होता, तो आप जरा सोच करके देखिए। हम कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। क्या हमने बच्चे को सिखाया, क्या बताया? क्या ये बताने की कोशिश की कि सबका भाव एक ही है, सबका स्रोत एक ही है, लक्ष्य एक ही है, उसमें जो कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर पढ़ाया होता तो शायद एक नए भारत का उदय बहुत पहले हो चुका होता। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ तो बड़ा अच्छा सा उदाहरण मुझे एक याद आ रहा है। सर, उनकी जो थीसिस है उसमें वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल 1918 में कर रहे हैं। हमने 1992 में लिया। एक थीसिस के रूप में एक रिसर्चर लुकिंग एट द वर्ल्ड इकोनॉमी खुलेपन की बात 1923 में कर रहा है। 1960 में सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र पार्टी, मीनू मसानी जैसे लोग ओपननेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, और हमने कितने दशक लगा दिए वहां तक पहुंचने में। अगर हम आज़ादी के बाद भी बाबा साहब के उन सजेस्टेड मीन्स को अपना लेते तो शायद हमारी इकोनॉमी और बेहतर हुई होती। निसंदेह हम शोषित हैं। एंगस मेडिसिन को पढ़ें तो वो बताता है कि 1757 तक तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी का 24 से 26% कंट्रोल करते थे, और जब अंग्रेज गए तो वो हमको माइनस में छोड़ करके गए। तो अगर बाबा साहब को अपना लिया गया होता, डिवेल्युएशन का जो पैटर्न उन्होंने दिया, जो बाद में भारत सरकार ने अपनाया, उसका लाभ आज तक हम सबको प्राप्त हो रहा है। जो रिजर्व बैंक का स्वरूप उन्होंने दिया, उसका लाभ हम सबको आज तक हो रहा है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम के घंटे नियत किए, उनके लिए जो छुट्टियां नियत की, मैटरनिटी लीव नियत की, इक्वल वेजेस का जो कंसर्न रखा, उसका लाभ आज पूरे समाज को मिल रहा है। हिंदू कोड बिल में जो उन्होंने उस वक्त कहा, उसका लाभ आज पूरे समाज को मिल रहा है। निसंदेह उनको तमाम विरोध झेलने पड़े, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और बड़ी बेबाकी से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते हैं आपकी जो डिमांड है पर्सनल लॉ की, ये बहुत जायज़ नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स एरियाज
जो कि धार्मिक रूप में बहुत ज़्यादा सघन थे। 1935 तक तो उनके पास भी नहीं था। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का हिस्सा हैं। तो इस नाते जब मैं बाबा साहब का जिक्र करता हूँ तो समग्रता में करने की कोशिश करता हूँ और उन पहलुओं को उठाने की कोशिश करता हूँ जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। एक और बात जो बाबा साहब के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बनाती है, लग रहा मेरा समय पूरा हो रहा है तो मैं समाप्त करता हूँ। जो उनके व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बनाती है वो उनका सबके साथ चलने का संकल्प। आप उनकी अपनी रचनाओं को पढ़ेंगे तो दो बातें मिलती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह बाबा साहब अंबेडकर अध्यक्षीय शासन तंत्र को महत्व देते हैं। जब व्यक्तिगत चर्चा करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अंततः संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। जब वो संघीय लोकतंत्र की बात करते हैं, संघीय ढांचे की बात करते हैं, तो उनका अनुभव, उनका अध्ययन अमेरिका के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन जब संविधान सभा में वो निर्णय लेते हैं तो अर्ध संघीय ढांचे की तरफ जाते हैं, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वहाँ पर राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। संविधान सभा में तमाम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन बाबा साहब ने बहुत मनोवैज्ञानिक प्रश्न उठाते हुए कहा कि नहीं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे मनोभावों को, हम भारत के लोग, हमारे मनोभावों को प्रदर्शित करता है और जो राष्ट्र का बोध कम हो गया था उस राष्ट्रबोध को पूरा करता है। इस नाते इसको आगे लाना चाहिए। एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बातें तो बहुत सारी मैंने पहले ही कहा था कि एकांश भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, महामानव है, जिनको यूनाइटेड नेशन ने भी महामानव के रूप में 2017 में स्वीकार किया है। और बिल्कुल कौशल जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, शायद अकेले व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन यूनाइटेड नेशंस भी मनाता है। इतनी महत्ता राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किसी और व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। एक दो उदाहरण आपके समक्ष रखता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जब PhD करके आए तो चौल में रहते थे। अंग्रेज सरकार को वहाँ से टेलीग्राम आया कि भाई खोजिए कहाँ रहते हैं, तो उनको खोजने में दिक्कत हुई। जब उनसे पहली बार मिले तो उनको ऑफर दिया गया, कहानी लंबी है, मैं घटना को बीच में से ले रहा हूँ। उनको जिला जज बनाए जाने का ऑफर दिया गया और कहा गया कि आप जिला जज बन जाइए, 2000 रुपये आपकी सैलरी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया। दूसरे दिन फिर प्रस्ताव आया, आप बन जाइए, आपको 6 महीने बाद प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। और जो 2000 की सैलरी थी उसके साथ कंडीशन लगाई कि 6 महीने 2000, 6 महीने के बाद 4000। बाबा साहब ने फिर मना कर दिया। और फिर तीसरे दिन फिर प्रस्ताव आया, आपको हम जिला जज नहीं सीधे हाई कोर्ट में तदर्थ जज बनाएंगे और फिर आपको 6 महीने बाद कंफर्म भी कर देंगे और सैलरी होगी आपकी 5000। बाबा साहब ने अपना जोड़ घटाया, बोला भाई मेरा खर्चा तो 200 ही रुपये है, मुझे क्या काम। और उन्होंने अपनी मां को दिए हुए वचन, उनके द्वारा दिए गए निर्देश कि तुम पढ़ लिख कर समाज की इस कुरीति को बदल देना, उसके प्रण को स्वीकार किया और अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए न्योछावर कर दिया। आखिरी बात, अभी आप सबकी जानकारी में आया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संबोधनों में कई बार कहते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है।
बाबा साहब का एक वाक्यांश उसमें बहुत मदद करता है। वो अलग बात है कि हम शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए लोग इस विषय की गंभीरता का ना तो लाभ उठाते हैं, ना उस पर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने कहा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मुझे प्रिय हैं, लेकिन मैंने ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए हैं। आई हैव टेकन दीज वर्ड्स फ्रॉम महात्मा बुद्ध। तो आप सोच करके देखिए, समानता, समता, बंधुत्व का वो विचार जो हमारे यहाँ श्रमण परंपरा के रूप में शुरू हुआ, एक विरोध की परंपरा के रूप में शुरू हुआ, या हम कहें समन्वय की परंपरा के रूप में शुरू हुआ, बाबा साहब उसको महत्व देते हैं, उसको याद देते हैं। तो हम शिक्षा जगत में बैठे हुए लोगों का दायित्व बनता है कि महात्मा बुद्ध के समय स्वतंत्रता, समता जैसे जो विषय आए, आज जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के रूप में देखे जाते हैं, उसको भी अपने अध्ययन का केंद्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।